हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर में इवन लास्ट 3 लेक्चर से कॉम्बिनेशंस के ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम लोग 3-4 क्वेश्चंस बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन के ऊपर लेने वाले हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इस चैप्टर की जो शुरुआत हुई थी वो एक दादाजी ने की थी, जिनके कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन थे। उन बच्चों को लेके वो एक जू में जाना चाहते थे और उन्होंने अपने बेटे से एक सवाल पूछा था कि वो एक पर्टिकुलर बच्चे को कितनी बार जू में लेके जा सकते हैं, उनकी खुद की कितनी विजिट्स होंगी। तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आज कवर कर लेंगे यहाँ पर, और फिर इसके आगे ये चैप्टर फ्रिक्वेंटली जैसे आगे चलता आया है वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए पहला सवाल। कंसिडर 6 वर्टाइसेस ऑफ ए regular hexagon and its center. Consider 6 vertices. Consider 6 vertices of a regular hexagon. Regular hexagon and its center. यानी कि कुल मिला के 7 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, फुल स्टॉप। हाउ मैनी, अब इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। स्ट्रेट लाइंस फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइंस और सेकंड है ट्रायंगल्स। हाउ मैनी स्ट्रेट लाइंस और सेकंड क्वेश्चन है ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद दीज 7 पॉइंट्स। How many straight lines और how many triangles can be formed with these 7 points? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, एक रेगुलर हेक्सागोन है, ये रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके पॉइंट्स के नाम रख लें वर्टाइसिस के, सपोज करो A1, A2, A3, A4, A5, A6 और एक हो गया इसका सेंटर, ये मान लो O है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि इनसे टोटल कितने तो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी और कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी ऐसा एक सवाल लिया था जिसमें आपको ये बताया गया था भाई 10 पॉइंट है टोटल, उन 10 में से 4 जो है वो कोलिनियर हैं और 6 थे नॉन कोलिनियर। उनसे टोटल कितनी स्ट्रेट लाइंस और कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अभी आप यहाँ पर सोच के देखो कि टोटल कितने स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल हैं। तो पहली बात तो मन में यही आती है कि भाई अगर हम किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और टोटल 7 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 6 वर्टाइसिस है और एक सेंटर हो गया, है कि नहीं। तो पहले सवाल को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 7C2, तो क्या ये बात सही है? एक्चुअली ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये है तो स्ट्रेट लाइंस ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस होगी जो रिपीट हो गई हैं। कौन कौन सी रिपीट होगी? देखो, अगर आप इसको इससे मिला दो तो A5 और O को मिलाने वाली एक लाइन, O को A2 से मिलाने वाली एक लाइन और A2 को A5 से मिलाने वाली एक लाइन, यानी कि टोटल 3 लाइंस इसके अंदर आ गई हैं, जबकि वो एक ही लाइन थी। ये 3 काउंट कर लेना भाई। 7C2 बोलने का मतलब क्या है? आपने बोला 7 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन 7 में से आपने इन 3 में से भी तो 2 पॉइंट चूज किए होंगे, वो पॉइंट आ गए ना इसमें ऑलरेडी। तो 3 में से 2 पॉइंट अगर आप चूज करते हो तो आप बोल रहे हो कि 3 लाइन बनेगी, लेकिन लाइन तो ये एक ही है, तो इसका मतलब ये इसमें रिपीट हो चुकी है। इसके अलावा और कहाँ रिपीट हुई? देखो, ये भी रिपीट होगी नहीं, मतलब 3 लाइन तो ये एक्स्ट्रा आ गई थी, 3 ये एक्स्ट्रा आ गई है। समझ में आ रहा है? कौन कौन सी? A4O, OA1 और A4A1। इसी तरीके से ये 3 लाइन एक्स्ट्रा आ गई हैं। कौन कौन सी? A6O, OA3 और A6A3। तो टोटल 9 लाइंस एक्स्ट्रा काउंट कर ली हैं, लेकिन वो 9 की 9 एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप क्या करो, इसमें से 9 सबट्रैक्ट करो पहले। क्या अभी सही आंसर? नहीं। क्या प्रॉब्लम है अभी?
+3 एग्जैक्टली, क्योंकि 3 लाइन तो लेनी पड़ेगी ना, ये बड़ी वाली, वो बड़ी वाली छोटी वाली को तीनों को कवर कर रही है, तो +3 है बड़ी वाली लाइंस के लिए, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब हाँ हाँ ठीक है, नहीं 6C2 भी नहीं हो सकता। अगर लाइंस की बात पूछेगा तो 6C2 विल भी सही आंसर, लेकिन ऐसा कोई देखो इसमें लेकिन इंक्लूडेड ना, इसको छोड़ेंगे क्यों? नहीं लेकिन इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन ये हुई ना। हाँ ये बात सही है, एग्री हूं मैं इस बात से। अगर हमने डायरेक्ट 6C2 भी किया तो भी सेम ही आएगा भाई, इसका होके भी तो कोई फायदा नहीं है ना। देखो अगर आप 6 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करते हो तो ये लाइन जो हमने यहाँ अलग से ऐड की है वो इसमें आ जाती कि नहीं आ जाती? 6C2 मतलब 15, चेक करो आंसर। 7C2 कितना हो गया? 21 माइनस 9 प्लस 3 मतलब 12 प्लस 3 मतलब 15। और दूसरा मेथड इसका एकदम सही बोला आदित्य, बिल्कुल करेक्ट है ये। अगर आप 6 में से कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हो, सेंटर के बारे में सोचो ही नहीं, तो 6C2 के अंदर ये वैल्यू भी 15 ही आती है, ये 15 आती है, इसलिए आंसर नहीं हुआ। लॉजिकली सोचो कि ये आंसर करेक्ट क्यों है, क्योंकि इस 6C2 ने A5, A2, A4, A1 और A6, A3 को ज्वाइन करने वाली लाइन भी कवर कर ली है, और उनका पॉइंट सेक्शन ऑलरेडी सेंटर ही होता है क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है ये। तो ये लाइन इसमें भी आ चुकी है 6C2 के अंदर, और 6C2 में ये भी आ गई है, A1, A2 ये सब भी, कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन कर लो, तो 6C2 इज आल्सो करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? और ये मतलब ज्यादा अच्छा आंसर माना जाएगा, बहुत अच्छे सोचने को बोल सकते हैं इसको। अच्छा इसी सवाल में एक बात और पूछ सकते हैं, अगर ये बोला जाए कि ये एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसमें 6 वर्टाइसेस है, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? या इस सवाल को हम अलग से ले लेंगे, अभी फिलहाल इसी का आंसर करते हैं जो चल रहा है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्या इसका आंसर मैं सीधा सीधा 7C3 लगा दूं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, कौन से रिपीट हो रहे, कितने ट्रायंगल रिपीट हुए इसमें 7C3 में? 7C3 करने पर आप ये बोल रहे हो कि 7 में से, ये 7 पॉइंट है, 7 में से कोई भी 3 पॉइंट चूज करोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ऐसा कहां प्रॉब्लम हो रही है कि जो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, या ऐसा कितनी बार हो रहा है? ऐसा केवल 3 बार हो रहा है। देखो जब आपने A1, O और A4 को चूज किया होगा तो ट्रायंगल नहीं बना था क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में है। आपने A2, O और A5 को चूज किया होगा तो भी ट्रायंगल नहीं बना। आपने A3, O और A6 को चूज किया होगा तो भी ट्रायंगल नहीं बना। तो 3 ट्रायंगल तो ये एक्स्ट्रा आपने इसमें काउंट कर लिए हैं, जबकि ये ट्रायंगल है ही नहीं, लेकिन आप इनको ट्रायंगल मान के चल रहे। तो -3 तो ये आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? इसके अलावा कोई और नहीं। अब इसके अलावा तो आप कोई से 3 पॉइंट ज्वाइन कर लो, ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। इनको छोड़ के बाकी सब 3 नॉन पॉइंट जो पॉइंट्स है वो नॉन कोलिनियर है ना, ट्रायंगल बनेगा। बताओ कौन सा लेना है? मान लो A1, O, A3 तो बन गया ना ट्रायंगल यार। ये ट्रायंगल नहीं है क्या? कौन सा नहीं है इन 3 को छोड़ के, ये तीनों लाइन में छोड़ के कौन सा पॉइंट ऐसे नहीं है 3 जो ट्रायंगल नहीं बनाते हो? इन 3 पॉइंट्स को छोड़ के जो एक लाइन पे है, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के सारे जो पॉइंट्स हैं कोई से भी 3 को ज्वाइन कर लो, ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। आया समझ में? क्लियर है? किसी के मन में कुछ सवाल हो तो पूछ लो। अब आपको इसी सवाल को, जैसे ये तो रेगुलर हेक्सागोन के लिए था, आपको इसको हेप्टागोन के लिए करना है, यानी कि 7 वर्टाइसेस विद सेंटर। ये आपको होमवर्क रहेगा, 7 वर्टाइसेस विद सेंटर। उसमें भी आंसर आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। फिर 8 वर्टाइसेस के लिए करेंगे, और ये कार्यक्रम आपको 12 वर्टाइसेस तक करना है, 12 वर्टाइसेस विद सेंटर। ठीक है? और ये आंसर्स आप लोग सबके सब लिख के मुझे बताएंगे कि आप लोगों के आंसर्स क्या क्या है इनके। क्वेश्चन समझ में आ गया? जो हमने रेगुलर हेक्सागोन में किया है वही आप हेप्टागोन
ये 8 वाले को क्या बोलेंगे? ऑक्टागोन, है ना? मतलब 12वें को बोलेंगे डोडेकागोन। बस ठीक है, समझ गए। नाम नहीं भी पता हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पॉलीगोन बोल दो, चलता। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक सवाल जो मैंने अभी बीच में आप लोगों को बोला था कि अगर मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है विद n वर्टाइसिस, रेगुलर पॉलीगॉन विद n वर्टाइसिस, और उसमें ये पूछता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। नंबर मतलब सेकेंड एग्जांपल कह सकते हो आप इसको, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स in a regular polygon, number of diagonals in a regular polygon of n vertices, regular polygon of n vertices कितने होंगे, ये सवाल है। बताओ। नहीं, n रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n वर्टाइस, n है n। अरे एंगल्स का सब नहीं पूछ रहा मैं, डायगोनल्स कितने होंगे। डायगोनल किसको बोलते हैं? जो अंदर की तरफ से किन्हीं दो पॉइंट्स को मिला, साइड्स को छोड़ के। यस, एकदम सही आंसर। देखो, आप n में से कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, n में से कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, तो ये हो गया NC2, NC2। अब इस NC2 में आपके साइड्स भी आ गए और डायगोनल्स भी आ गए, सब आगे गए आगे। मतलब NC2 मतलब आपने n में से कोई भी दो पॉइंट चूज किए हैं, दे मे बी द वर्टाइसिस, दे मे बी द अपोजिट वर्टाइसिस या एडजेसेंट वर्टाइसिस, कुछ भी हो, लेकिन NC2 का मतलब ये है। तो इसका मतलब NC2 आपके नंबर ऑफ साइड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डायगोनल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें से आप नंबर ऑफ साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दो जो कि n है, तो बचा क्या? नंबर ऑफ डायगोनल्स। बस यही आंसर है। इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है। एक रेगुलर पॉलीगन में जो डायगोनल्स होते हैं जिसके n वर्टाइसेस हों, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस n होते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स। बहुत बढ़िया सवाल है, ये आपके सामने आएगा और ये जेईई में पूछा हुआ भी है, इस सेटेड क्वेश्चन, तो जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज किया गया था। जैसे आप अभी मैंने मिटा दिया हालांकि, पर आप रेगुलर हेक्सागोन में देख सकते हो। रेगुलर हेक्सागोन के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करने हैं, ठीक है, देखो ये फिर से बना लेते हैं। A B C D E F, ठीक है। अब डायगोनल काउंट करो। आप देखो इस A के कॉरस्पॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 और 3 है कि नहीं? ये 3। अब B के कॉरस्पॉन्डिंग काउंट करो। B के कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 और 3, टोटल 6 हो गए। अब C के कॉरस्पॉन्डिंग काउंट करो। अब देखो, लेकिन C के कॉरस्पॉन्डिंग जो CA था वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, मतलब अभी 3 फिर 3 हुए, ठीक है। अब C पे पहुंचे हम लोग, C पे पहुंचो। C से A तो पहले ही काउंट हो गया, A से और C एक ही बात है, वो अलग डायगोनल नहीं है। अब C को F से मिलाओ और C को E से मिलाओ, तो 2 ये हो गए, बात समझे। अब D पे आओ, D से B पे जाना और D से A पे जाना ऑलरेडी आ चुका है, तो D जो है वो केवल F पे जाएगा, तो एक ये हो गया और E के सारे हो रखे हैं ऑलरेडी। तो इतने डायगोनल कितने हैं देखिए, टोटल 9। अब इसी बात को अगर हम फॉर्मूले से करें तो हम ये बोल रहे थे कि भाई ये जो रेगुलर हेक्सागोन है, अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं तो आप क्या करो, 6 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो। जैसे आप 6 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे, वो या तो साइड बनेगी या तो डायगोनल बनेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आपको तो केवल डायगोनल चाहिए, इसलिए इसमें 6 जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचे कितने? जो बचे वो डायगोनल बचे, है कि नहीं। और 6 C2 की वैल्यू कितनी होती है? 6 × 5 अपॉन 2 × 1, तो -6। तो देखो 15 - 6 9 आया कि नहीं?
तो क्या है कि जब जैसे रेगुलर हेक्सागोन है या हेप्टागोन है या ऑक्टागोन है वहां तक आप लोग काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो 30, 50 ऐसे नंबर ऑफ साइड्स दे दिए तो डायगोनल्स बनाने में कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए आपके पास ये एक सिस्टमेटिक तरीका हो गया। समझ में आ गया होगा? क्लियर है ना ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन हाउ मैनी वेज in how many ways can the 7 different colors of a rainbow in how many ways can the 7 different colors of a rainbow be arranged so that blue and green never come together. Blue and green never come together. क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये ऐसे ही है जैसे हम कल भी परसों भी ऐसे कई सारे सवाल किए। आपको सबको मालूम है रेनबो में कितने कलर होते हैं भाई? बहुत बढ़िया, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं किसी ने 9-10 कलर वाला भी देखो। तो वो जो कलर्स हैं VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर, राइट। अब इसमें ऐसा हो गया कि जैसे ये 7 बॉयज हैं और ये 2 बच्चे बोलते हैं कि नहीं भाई हम साथ में नहीं बैठेंगे, हमें इन 7 बॉयज को एक रो में बिठाना है, लेकिन इन दोनों ने बोला हम तो साथ में नहीं रहेंगे। यही सवाल है, पहले भी कर चुके ना हम ऐसे सवाल। मतलब B और G आर नेवर टुगेदर, जैसे रितेश ने और महेश ने बोल दिया हम साथ में नहीं बैठेंगे, ऐसा मान लो। तो हम क्या बोलेंगे इनको, भाई एक काम करो आप दोनों साइड में खड़े हो जाओ, जो साथ में नहीं बैठते उनको तो हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं ना, साइड में खड़े हो जाओ, तुम्हें बाद में बिठाएंगे खाली स्थान पे, पहले जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है उनको बिठाते हैं। तो अब देखो 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल तरीके से आपने इन 5 कलर्स को अरेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? अब इन 5 कलर्स को अरेंज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 प्लेस बचेगी नहीं खाली। अब बंदे कितने हैं जो बैठेंगे? 2, तो 6 में से पहले 2 प्लेस चूज करेंगे 6 C2 तरीके से, और उन 2 प्लेसेस में इन दोनों बंदों को 2 फैक्टोरियल तरीके से बिठा देंगे। दैट्स इट, सिंपल आंसर। आगे समझ में या कोई कंफ्यूजन है? बस यही आंसर है, सिंपलीफाई कर लेंगे। कितना हो गया? 120, तो यही हो गया। 6 C2 हो गया 15 और इंटू 2, तो 120 इंटू 30, तो 3600, ठीक है। रितेश पढ़ना लिखना छोड़ देंगे बिल्कुल? डाउट तो आने रहे बिल्कुल भी? मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन तो हो गए होंगे, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। शीट वीट खो गई मैथ्स की, कि नोटबुक खो गई या बुक खो गई? क्या कुछ है मैथ्स का कंटेंट घर पे या मैं दूं? है, कर ले भाई। चलिए मोस्ट अवेटेड सवाल आ गया है, जहां से परमुटेशंस की शुरुआत हुई थी। लिखिए, ए ग्रैंडफादर with 7 grandchildren, a grandfather with 7 grandchildren takes them to a zoological garden, without taking the same 3 children together, ठीक है, फुल स्टॉप। how frequently each child goes, and how frequently grandfather goes, how frequently each child goes and
हाउ फ्रिक्वेंटली ग्रैंडफादर गोज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये दादाजी जो हैं ग्रैंडफादर, इनके टोटल 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है, 7 ग्रैंड चिल्ड्रन। सेवन ग्रैंड चिल्ड्रन है, राइट। अब ये इनको एक टाइम पे 3 बच्चों को लेके जाते हैं और हर बार सेम 3 नहीं जाएंगे, लेकिन 2 सेम हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तीनों सेम नहीं है, लेकिन एक जना हो सकता है। जैसे मान लो पहली बार में ABC गए, तो अगली बार के किसी भी टर्न में ABC तीनों तो नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगली बार में ABD चला जाए, या BCD चला जाए, या ACD चला जाए, ठीक है ना, या इनमें से 3 में से एक चला जाए, ये मीनिंग है, लेकिन तीनों नहीं जाएंगे, ये पक्का है। क्लियर होगी बात। तो दादाजी ने सवाल ये पूछा था कि किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की कितनी मैक्सिमम विजिट हो सकती है और मेरी कितनी होंगी, यही सवाल था ना। तो देखो, सोचो अभी कैसे करेंगे इस सवाल को। आप इन 7 में से 3 बच्चों को चूज कर लो। तो दादाजी की विजिट बता रहा मैं, दादाजी की विजिट कितनी होंगी। तो 7 में से 3 बच्चों को आप चूज कर लो। जितने तरीके से आप 7 में से 3 को चूज कर सकते हो, हर 3 के साथ दादाजी को जाना ही है। जाना है कि नहीं जाना है? तो मतलब ये दादाजी की विजिट होगी 7C3। मतलब कितना आ गया? 7 × 6 × 5 by 3 × 2 × 1, मतलब 3 फैक्टर आना था, दैट इज 35। 35। बोलो बात समझ में आएगी नहीं भाई? आप 7 में से कितने तरीके से 3 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हो? वो तरीका अगर आपको मिल गया कि इतने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो हर बार 3 बच्चों के साथ में दादाजी को तो जाना ही है। यानी कि दादाजी की जो विजिट होंगी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 ग्रैंड चिल्ड्रन आउट ऑफ 7 ग्रैंड चिल्ड्रन, एंड दैट नंबर इज गिवन बाय 7C3। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अब सवाल उठता है कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की विजिट कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो मान लो कि वो एक बच्चा जो है सुमुख है, और वो हमने यहाँ पर एक फिक्स कर दिया कि सुमुख तो जाएगा ही जाएगा भाई। अब बात समझे? लेकिन बच्चे जाने कितने हैं टोटल? 3। 7 थोड़ी जाने हैं, 3 जाने हैं ना, और सुमुख पक्का है कि जाएगा। तो अभी कितने और जाने हैं? 2। और टोटल कितने बचे? 6 ही बचे ना। तो 6 में से आप 2 बच्चों को कितने तरीके से चूज कर सकते हो, उतनी सुमुख की मैक्सिमम विजिट होंगी। बोलो एग्री कि नहीं एग्री? अगर सुमुख का मन नहीं हो तो गोविंद को भेज सकते हैं। हाँ ठीक है, भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो तो देखो, ये एक बच्चा है, इसके ऊपर स्टार लगा दे, स्टार नाम का बच्चा है ये, और उसका जो है हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कितनी विजिट हो सकती है। तो इस बच्चे को फिक्स कर दिया। अब इसके साथ में 2 बच्चे जितनी बार बदले जा सकते, तो 6 में से 2 बच्चों को आप कितनी तरीके सेलेक्ट कर सकते हो, इसकी तो मैक्सिमम उतनी विजिट होंगी। तो एक बच्चे की मैक्सिमम विजिट हो सकती है 15, 6C2। बोलो समझे कि नहीं समझे? 1% भी कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो फाइनली हमने वो सवाल कर लिया जहां से PNC की शुरुआत हुई थी। अब PNC जो है और आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में आगे बढ़ेगा। हाँ, पहला पार्ट नहीं समझा? देखो पहले पार्ट में ये बोला गया था कि दादाजी की विजिट कितनी होंगी। दादाजी को तो हर 3 बच्चों के साथ जाना है, जो भी जाएंगे। तो सवाल सीधा सा ये था कि हम कितने तरीके से 7 में से 3 बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 7C3 तरीके से, दादाजी तो साथ साथ चल रहे हैं, तो यानी कि 7C जितने तरीके से बच्चों को सिलेक्शन होगा, दादाजी की उतनी ही विजिट होंगी। क्लियर? ओके। किस टर्म को? हाँ नहीं, ऐसा क्यों?
नहीं नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर बच्चे की हुई ना, मान लो ए की बात कर रहे हैं हम। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कल भी किया था हमने ये सवाल ऐसा ही, फिर से दे रहा हूं, देखो तुम लोग याद है कि नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 10 different consonants, 10 different consonants and 4 different vowels, and 4 different vowels if each word has, if each word has 3 consonant and 2 vowels, each word has 3 consonant and 2 vowels and begins with a vowel, बस ये चेंज किया है, and begins with a vowel, 3 consonants and 2 vowels and begins with a vowel। क्वेश्चन क्लियर? चलिए करिए। तो टोटल क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास इसमें? 10 तो कॉन्सोनेंट हैं और 4 वोवेल हैं। हाँ करो। इंटू 4 फैक्टोरियल, नहीं नहीं 2 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या आएगा? हाँ बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से, अब 10 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट चूज करेंगे पहले, और 4 वोवेल में से 2 वोवेल, पहले वो सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप एक जगह उनको रखो और उसके बाद उनसे वर्ड्स बनाने हैं। तो 10 में से हमने 3 कॉन्सोनेंट 10C3 तरीके सेलेक्ट किए और 4 वोवेल में से 2 वोवेल 4C2 तरीके से सेलेक्ट किए। ये आपके पास अब अल्फाबेट्स यानी कि लेटर्स का सिलेक्शन हो गया। अब आपके हाथ में 5 लेटर हैं, उन 5 लेटर्स में 3 तो हैं कॉन्सोनेंट और 2 हैं वोवेल। अब आपको 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, 5 लेटर वर्ड्स, तो 1 2 3 4 5। लेकिन उन 5 लेटर वर्ड्स में कंडीशन ये है कि भाई यहां पर शुरुआत जो है ना वो वोवेल से होगी, यानी कि इस प्लेस को भरने के तरीके कितने? 2। समझ में आया ना? क्योंकि आपके हाथ में अब 2 ही वोवेल हैं, तो इसको आप 2 तरीके से भर सकते हो। और इसके बाद 4 जो बंदे हैं उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 ही प्लेस हैं, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। आगे समझ में क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर सेम आता दोनों से, करके देखो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस बाउंड फ्रॉम या रन्स फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, रन्स फ्रॉम या बाउंड फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, स्टॉप्स एट 9 इंटरमीडिएट स्टेशंस। स्टॉप्स एट 9 इंटरमीडिएट स्टेशंस, स्टॉप्स एट 9 इंटरमीडिएट स्टेशंस। लिख लिया? हो गया फुल स्टॉप। 6 पैसेंजर्स एंटर द ट्रेन, 6 पैसेंजर्स
enter the train during the journey. 6 passengers enter the train during the journey holding 6 different tickets of the same class. Holding 6 different tickets of the same class. सेम क्लास से मतलब हो सकता है कि सबके सब स्लीपर के हों, एसी के हों, सेकंड एसी के हों, थर्ड एसी के हों, है कि फर्स्ट के हो सकते हैं और जनरल भी हो सकते हैं, लेकिन वो है सेम क्लास के. ठीक है, फुल स्टॉप. हाउ मैनी different sets of tickets they may have had. How many different sets of tickets they may have had. यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट, मतलब ठीक है समझ गए होगे तुम लोग. कितने प्रकार के टिकट उनके पास हो सकते हैं 6 लोगों के पास. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि दिल्ली से चल के राजधानी एक्सप्रेस मुंबई तक 9 इंटरमीडिएट बोल देता हूँ, बीच के हैं वो, दिल्ली और मुंबई इसमें नहीं है. 9 इंटरमीडिएट स्टेशंस पर रुकती है. इस पूरी जर्नी के दौरान उसमें टोटल 6 लोग एंटर किए और वो एक ही क्लास के टिकट है उनके पास, सेम क्लास में. मान लो कि आप एक अपना थर्ड एसी का डब्बा मान लो, B1 कोच है, वो B1 कोच में एंटर किए 6 के 6 ड्यूरिंग द जर्नी. तो उनके पास टोटल कितने डिफरेंट टिकट्स हो सकते हैं? मतलब किसी को कहीं उतरना होगा, किसी को कहीं उतरना होगा, तो इस प्रकार से डिफरेंट टिकट से मतलब है. क्लास के टिकट से मतलब नहीं है. यहाँ पर क्लास तो सेम है, सब लोग एक ही क्लास में है, या तो वो सब स्लीपर में है, या तो B1 में है, या तो A2 में है, या तो HA1 में है. आई बात समझे? मतलब HA1 वो जो ट्रेन में वो रहता ना, B जो सीरीज है SL तो स्लीपर हो गया, B1 हो गया थर्ड एसी, A सीरीज जो है वो सेकंड एसी है, और HA1 या H से शुरू होते हैं वो फर्स्ट एसी को इंडिकेट करता है. ठीक, ये जनरल नॉलेज की बात है, इसके इस सवाल से कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन सिंपल बात यह है कि आप लोग ये सोचो कि मान लो आप स्लीपर समझ लो, वो सबके सब स्लीपर डिब्बे में चढ़ेंगे, पर राजधानी में स्लीपर नहीं होता. तो राजधानी बोल दिया है तो उसमें स्टार्टिंग ही थर्ड एसी से होती है, इसलिए स्लीपर वाला वर्ड कैंसिल. अब आप सोचो कितने टिकट्स उनके पास हो सकते हैं. नहीं, उसने ये नहीं बोला कहीं भी कि कहीं भी आ सकते हैं. 9 जगह वो रुकती है. 10वां स्टेशन जो है आपका वो मुंबई है. फैक्टोरियल भी आएगा. क्यों? वो इंटरचेंज क्यों करेंगे टिकट्स? किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में सोचो, उसने ये तो बोला नहीं कि वो 6 डिफरेंट टिकट्स ऑफ द सेम क्लास. यस, मतलब वो उतरने वाले तो 6 अलग अलग जगह पे हैं. ऐसा हो भी सकता है कि वो 6 अलग अलग जगह से चढ़े हों. Why 9C6? एक जन बोलो कोई भी. हाँ, 9 इंटरमीडिएट. देखो ये दिल्ली और ये मुंबई, ये ट्रैक, ये मुंबई. अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां मुंबई है. 9 तो इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट बोला था मतलब बीच की हुए ना, तो 10वां स्टॉपेज हुआ ना मुंबई. हाँ, नहीं वो तो जो तुम लोग वो कर देंगे, लेकिन उसका रीजन तो होना चाहिए ना. ओमकार, एक मिनट रुको, ओमकार बताइए क्यों 9C6 करेंगे? हाँ, एक मिनट उसको बोलने दो, पहले पूरी बात उसकी हो जाने दो, फिर रितेश से चर्चा करेंगे इस बारे में. हाँ, 9C6 में क्या बोलता रहे थे? बीच में पहले एक पैसेंजर को पकड़ ले तू और अपने आप को मान ले वो पैसेंजर. हाँ, अब बता.
हाँ मान लो तू यहाँ से दिल्ली से चढ़ा, यहाँ से चढ़ा, तो तेरे पास कितने डिफरेंट टिकट्स हो सकते हैं? तो यहाँ उतर सकता है, यहाँ उतर सकता है, यहाँ 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 10। तो मतलब एक बंदे के पास 10 टिकट हो सकते हैं अगर डिफरेंट टिकट्स की बात करें तो। समझे? समझे? अब अगले स्टेशन से या कोई से भी स्टेशन से महेश चढ़ा, महेश के पास कितने टिकट हो सकते हैं? 9। रितेश के पास, आगे लास्ट वाला बंदा कोई ना कोई अगर बीच में से यहां से चढ़ा होगा तो उसके पास एक ही टिकट होगा। मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। चलो शॉर्ट में बोलता हूं आंसर, 10C2। 10C2। अब कल तक इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ कि 10C2 कैसे हुआ। ठीक है, बस आज जो है इस क्लास को यही समाप्त करते हैं और कल हम लोग नंबर ऑफ परमुटेशन सीखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स का रिपीटिशन होता है। व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। हाँ भाई, डिलीट ही हो गई, बहुत बढ़िया। नहीं वो तो उसको भी आना था। यस ओमकार कुछ बोल रहा था। हाँ सदानंद बोलिए। हाँ हो सकता है ना, तभी तो 10C2 बोला है। ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द जर्नी 6 लोग चढ़े, उनके पास कितने डिफरेंट सेट्स ऑफ टिकट्स हो सकते हैं? तुम लोगों में से कल इसको जो भी एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करेगा चॉकलेट पक्की। देखो सोच के बता दो आराम से, और टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लेना। आंसर बता दिया तुम लोगों को। ठीक है, चलो थैंक